बीजेपी के सभी 7 मोर्चे देश भर में करेंगे बड़े सम्मेलन। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह करेंगे संबोधित। बीजेपी अध्यक्ष, रक्षा मंत्री भी रहेंगे शामिल। आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर अरविंद केजरीवाल। पंजाब सीएम भगवंत मान के साथ भरूच में करेंगे रैली। जेल में बंद आप विधायक से भी मिलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन आज। राप्ती नगर में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में होंगे शामिल। रामलला के लिए ससुराल से आए 5,000 उपहार, इनमें चांदी के खड़ाऊ, जेवरात शामिल। 450 किलोमीटर दूर मिथिला से 500 लोग पहुंचे अयोध्या। राजस्थान में फिर इंटरनेट बंद करने का फैसला। असिस्टेंट प्रोफेसर, पीटीआई और लाइब्रेरियन एग्जाम 2023 आज। डिजिटल पेमेंट नहीं होने से होगी परेशानी। यूपी राजस्थान में तापमान 10 डिग्री से कम रहने की आशंका। हिमाचल, दिल्ली समेत 14 राज्यों में घना कोहरा। यूपी में 8वीं तक के स्कूल जनवरी तक बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। स्वागत है आपका देश की बात में। रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों की ओर। खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता दें, जहां पर बीजेपी के सभी 7 मोर्चे देश भर में करेंगे बड़े सम्मेलन। बीजेपी के सभी 7 मोर्चे देश भर में करेंगे बड़े सम्मेलन, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इन सम्मेलन में शामिल होंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी होंगे शामिल। सभी मोर्चे के सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे शामिल। वहीं बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी सम्मेलन में शामिल होते नजर आएंगे। सभी मोर्चे के सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे शामिल। सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को संबोधित करते नजर आएंगे बीजेपी के कई बड़े चेहरे, जहां पर सम्मेलन में सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। इसके अलावा लाभार्थियों से संवाद भी किया जाएगा। तो बीजेपी के सभी 7 मोर्चे देश भर में बड़े सम्मेलन करते नजर आएंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे संबोधित। वहीं बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इन सम्मेलन में शामिल होंगे। सभी मोर्चे के सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे शामिल। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी होंगे शामिल। सभी मोर्चे के सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे शामिल। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़े हुए हैं। प्रवेश, देखा जाए तो जिस तरीके से सभी 7 मोर्चों पर सम्मेलन की बात सामने आ रही है, क्या अनुमान लगाया जा रहा है कि कब से इन सम्मेलन की शुरुआत की जाएगी? मैं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव करीब है, जिसको लेकर बीजेपी ने अपने सभी मोर्चे के अध्यक्षों को ये निर्देश दे दिया है कि वो ज्यादा से ज्यादा सम्मेलन करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ने की कोशिश करें। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि विशेष रूप से उनको ये आदेश दिया गया है कि वो गांव-गांव तक पहुंचे, जन जन तक पहुंचे। लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि इस सम्मेलन की जो शुरुआत है वो कई बड़े नेता करेंगे, जिसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल है और इसके अलावा राजनाथ सिंह होंगे, गृह मंत्री, और सीधे तौर पर मैं कहूँ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी होंगे। और इसके अलावा कई ऐसे बीजेपी के बड़े नेता शामिल होंगे जो इन मोर्चों का साथ देंगे। लेकिन विशेष रूप से कुछ दूर दराज इलाके हैं जहां पर हर नेता या हर मंत्री का पहुंचना मुमकिन नहीं है, लेकिन उसके लिए पहले से ही सभी अध्यक्षों को ये आदेश दे दिए गए हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़े और विशेष रूप से एक सम्मेलन कर लोगों को जो पार्टी में खामियां है या जो लोग पार्टी से दूर है उनको भी करीब लाने की कोशिश की है। जी प्रवेश, देखा जाए तो जिस तरीके से ये सभी 7 मोर्चों पर सम्मेलन की बात सामने आ रही है, तो क्या जानकारी है कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह भी होना है अयोध्या में, जहां पर खुद प्रधानमंत्री शामिल होंगे? तो क्या उसके पहले ये सम्मेलन किए जाएंगे या फिर उसके बाद फरवरी में इन कार्यक्रमों की शुरुआत की जाएगी? देखिए, साफ तौर पर मैं आपको बता दूं कि 9 जनवरी को जनरल सेक्रेटरी की बीजेपी मुख्यालय में बैठक होनी है, जिसमें तमाम बीजेपी के पदाधिकारी मौजूद होंगे। उसके बाद ये तय हो जाएगा कि ये सम्मेलन कब से होना है, किस प्रकार होना है या क्या इसकी रूपरेखा रहेगी। लेकिन विशेष रूप से मैं बता दूं कि इस समय पूरे देश को अयोध्या का राममय बनाया हुआ है और अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को है। मुझे लगता है कि उसके बाद ये कार्यक्रम शुरू होंगे, लेकिन पूरी रूपरेखा जो है 9 जनवरी को जब ये बैठक होगी उसके बाद
स्पष्ट रूप से जो है आपके सामने आ जाएगा। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखा जाए तो कहीं न कहीं अभी रूपरेखा पूरी तरीके से सामने नहीं आई है। वहीं प्रवेश देखा जाए तो ये भी अनुमान लगाया जा रहा है और ये भी जानकारी भी सामने आ रही है कि जो सरकारी योजनाएं हैं उनके लाभार्थियों से भी संवाद करते नजर आएंगे जब सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। और उसमें जो भी नेतागण या जो भी शामिल होगा, जैसे कि प्रधानमंत्री शामिल होंगे। वहीं देखा जाए तो अभी बीते दिनों प्रधानमंत्री अयोध्या दौरे पर थे, तो वहां पर भी उन्होंने लाभार्थियों से बातचीत की थी, उनके घर गए थे। तो कहीं ना कहीं ये भी कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव से पहले एक विशेष रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है कि लाभार्थियों से संवाद करके वो कहीं ना कहीं वोटर्स को साधने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इसमें कहना कोई गलत भी नहीं होगा। देखिए चुनाव करीब है और सबसे बड़ी बात यह कि जो सरकारी योजनाओं का लाभ जिन लोगों ने उठाया उनको साफ तौर पर कहा जाए, बुलाकर उनसे संवाद किया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा कि आपको ये चीज या इस सरकारी योजना का लाभ मिला कि नहीं मिला, और मिला तो वो किस प्रकार से मिला। और जब कोई भी व्यक्ति उस जो सरकारी योजना का लाभ लेगा और साफ तौर पर मैं कहूँ उसके बारे में वो स्वयं बताएगा, तो उसका अलग प्रभाव पड़ता है। और यही एक रणनीति के तहत किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ सरकारी योजना ऐसी होती है जिनके बारे में लोगों को जानकारी भी नहीं होती है, उनको मालूम भी नहीं होता है। योजनाएं लागू हो जाती है लेकिन लोगों तक नहीं पहुंचती है। जब इस तरीके का संवाद होगा, जिन लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिला है वो खुद आकर स्वयं बताएंगे कि हमने ये लाभ लिया, तो कहीं ना कहीं उसका एक जो है साफ तौर पर मैं कहूँ कि एक अलग ही रणनीति होगी। और उसमें जिन लोगों को ये लाभ मिलेगा वो स्वयं आकर ही अपने बारे में और उस योजना के बारे में खुद बताते हुए आपको नजर आएंगे। बिल्कुल, देखा जाए तो एक विशेष रणनीति भी बताई जा रही है। बहुत शुक्रिया प्रवेश आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि बीजेपी की एक विशेष रणनीति नजर आ रही है, जहां पर लोकसभा चुनाव से पहले सभी 7 मोर्चों पर बीजेपी बड़े सम्मेलन का आयोजन कराएगी, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष और रक्षा मंत्री के शामिल होने की बात सामने आ रही है। वहीं इन सम्मेलनों में लाभार्थियों से भी संवाद किया जाएगा, सरकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। तमाम अहम खबरों की ओर आगे बढ़ेंगे, उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें, जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आज गुजरात दौरा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज गुजरात दौरे पर रहेंगे, जहां पर दिल्ली के बजट को लेकर अहम बैठक करेंगे मुख्यमंत्री केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल का 3 दिन का गुजरात दौरा प्रस्तावित था। वहीं बजट से जुड़ी बैठक के कारण गुजरात दौरा 2 दिन का होगा। तो खबर हम आपको बता दें, जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आज गुजरात दौरा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के बजट को लेकर अहम बैठक करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री केजरीवाल 3 दिन के प्रस्तावित गुजरात दौरे पर थे, जहां पर अब उनका दौरा सिर्फ 2 दिन का ही रहेगा। बजट से जुड़ी बैठक के कारण गुजरात दौरा 2 दिन का ही होगा। तो खबर हम आपको बता दें, जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का गुजरात दौरा है आज। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के बजट को लेकर अहम बैठक भी करते हुए नजर आएंगे। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का 3 दिन का गुजरात दौरा प्रस्तावित था। वहीं दिल्ली में बैठक से जुड़ी बजट से जुड़ी बैठक के कारण गुजरात दौरा अब सिर्फ 2 दिन का ही रहेगा। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज गुजरात दौरे पर है, जहां पर दिल्ली के बजट को लेकर अहम बैठक करते हुए नजर आएंगे केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल का 3 दिन का गुजरात दौरा था प्रस्तावित। वहीं बजट से जुड़ी बैठक के कारण गुजरात दौरा अब बस 2 दिन का ही होगा। तो ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का गुजरात दौरा है आज। दिल्ली के बजट को लेकर अहम बैठक करेंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। वहीं अरविंद केजरीवाल का 3 दिन का गुजरात दौरा प्रस्तावित था। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़े हुए हैं। प्रवेश, देखा जाए तो जिस तरीके से बात सामने आ रही है कि दिल्ली में बजट की बैठक को लेकर अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जो गुजरात दौरा है वो बस 2 दिन का ही होगा, क्या कुछ जानकारी है इस पर? बिल्कुल, देखिए मैं आपको साफ तौर पर बता दूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव के साधने के लिए गुजरात के लोगों के लिए विशेष रूप से मैं आपसे बात करूं तो उनको चुनाव के लिए एक रणनीति के तहत गुजरात के दौरे पर 3 दिन के प्रस्तावित योजना के तहत जाने वाले थे। लेकिन सडनली क्योंकि 1 फरवरी को केंद्रीय बजट भी आना है, उससे पहले दिल्ली का बजट उन्होंने पेश करना है, तो वो दौरा
3 दिन की जगह अब 2 दिन का कर दिया गया है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जो है गुजरात के दौरे पर चेतर बैसवा जो विधायक है आम आदमी पार्टी जी। से जीते हुए, वो जेल में बंद है। उन पर साफ तौर पर जो है अधिकारियों को धमकाने का आरोप लगा है। उसकी चर्चा को लेकर, उसी मुद्दे को लेकर गुजरात के लोगों को बातचीत करेंगे, साथ करेंगे। इसके अलावा बैसवा के परिवार से मुलाकात कर कर उनके बारे में हालचाल पूछेंगे। और दूसरी और तीसरी बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जो है गुजरात में जो है विशेष रूप से लोकसभा चुनाव के लिए एक रणनीति बनाना चाहते हैं, और वो एक रणनीति के तहत वहां पर पहुंचे हैं। लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, दिल्ली का बजट आना है, दिल्ली पर बजट की जो भार है वो साफ तौर पर केंद्रीय अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के कंधों पर है। तो इसी वजह से वो दौरा 3 दिन की जगह 2 दिन का करके और इस बजट की रूपरेखा को तैयार करने को चर्चा भी करेंगे। जी जी बिल्कुल। और साथ ही जिस तरीके से आपने कई अहम बातें भी बताई, वहीं देखा जाए तो ये भी जानकारी सामने आ रही है, जैसे कि आपने भी बताया कि 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश होना है, उससे पहले मुख्यमंत्री को दिल्ली का बजट पेश करना है। तो क्या जानकारी सामने आ रही है कि आखिर कब तक मुख्यमंत्री दिल्ली का बजट पेश कर सकते हैं? देखिए, अभी इस तरीके का कोई जी। खुलासा तो मैं आपको साफ तौर से कह दूं कि नहीं है, लेकिन ये तय है कि बजट जो है इसी महीने, जनवरी के महीने में दिल्ली का बजट प्रस्तावित होना है। और उम्मीद ये है या तो 26 जनवरी के बाद या उससे पहले, दोनों जी। में, क्योंकि 26 जनवरी में अमूमन जो है कई सारे काम जो है दिल्ली पुलिस के या सुरक्षा की दृष्टि से बात करें तो बढ़ जाते हैं। लेकिन विधानसभा का जो सत्र है वो अगर गुजरात दौरा खत्म हो जाएगा, जब वो दिल्ली पहुंचेंगे, उसके बाद ये रणनीति तय हो जाएगी। और उसके बाद साफ तौर पर मैं बता दूं कि दिल्ली का जो बजट है वो सत्र में पेश होगा, और उसमें मुख्य रूप से जो है अरविंद केजरीवाल एक रूपरेखा तैयार करेंगे, और जो दिल्ली के वित्त मंत्री है वो तय करेंगे, और उसके बाद ये पूरा बजट पेश किया जाएगा। जी जी बिल्कुल। देखा जाए तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं अभी बजट किस दिन पेश होना है ये बात सामने निकल कर नहीं आ रही है, लेकिन बजट के कारण उन 3 दिवसीय जो गुजरात दौरा था उसे 2 दिवसीय कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया प्रवेश आपका अतिरिक्त जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि बजट से जुड़ी बैठक के कारण गुजरात का दौरा पहले 3 दिवसीय होना था, लेकिन अब बजट से जुड़ी बैठक होनी है, जिसके लिए अब सिर्फ 2 दिवसीय दौरे पर ही रहेंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है, जहां आज दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री सुबह करेंगे पूजा अर्चना। उसके बाद मंदिर में ही जनता दर्शन कार्यक्रम भी लगाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उसके बाद मंदिर में ही लगाएंगे जनता दर्शन कार्यक्रम। राप्ती नगर में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। झरना टोला के नीना थापा इंटर कॉलेज भी जाएंगे मुख्यमंत्री। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन है। आज मुख्यमंत्री के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन है, जिसमें सुबह पूजा अर्चना करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उसके बाद मंदिर में ही जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन भी करेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता रामशंकर यादव जुड़े हुए हैं। रामशंकर, देखा जाए तो जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री का दूसरे दिन का गोरखपुर दौरा है, जिसमें कई कार्यक्रम भी हैं, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होते नजर आएंगे, इसके अलावा क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल। सबसे पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज दूसरा दिन है गोरखपुर में, और उनका गृह जनपद है, इसलिए वो जरूर हफ्ते में यहाँ गोरखपुर आते रहते हैं, क्योंकि मंदिर से भी उनका विशेष लगाव है। और इसी बहाने गोरखपुर की कई परियोजनाओं को, गोरखपुर के कई परियोजनाओं को गोरखपुर वासियों को लाभ भी मिलता रहता है। साथ ही आपको बता दें, मुख्यमंत्री कल जब मुख्यमंत्री गोरखपुर आए तो तकरीबन 22.62 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किए, जो नगर निगम और डूडा से संबंधित है। साथ ही उसके बाद वो कई कार्यक्रम में शिरकत हुए, कई जगह जो है उन्होंने सभा को संबोधित किया। साथ ही साथ रात में
तकरीबन 8:30 बजे वो रैन बसेरों का निरीक्षण किया और पत्रकारों से भी बात की। और उसके बाद वो मंदिर में रात विश्राम करते हैं। सुबह उठने के बाद पूजा अर्चना करने के बाद वो जनता दरबार लगाते हैं, जहां आम जनमानस की बात बड़ी ही गंभीरता से वो सुनते हैं और संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी देते हैं कि उनके जो मामले हैं उन पर त्वरित कार्रवाई की जाए। साथ ही आपको बता दें, आज मुख्यमंत्री जो है राप्ती नगर और झरना टोला के नीना थापा इंटर कॉलेज जाएंगे। वहां भी आम जनमानस को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो सकता है कि कई कार्यक्रमों में भी आज शिरकत करें। जी बिल्कुल रामशंकर, देखा जाए तो जिस तरीके से कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे, वहीं ये भी बात सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि गोरखपुर वासियों से कहा है कि मैं यहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि विधायक के तौर पर मिलने आया हूँ और साथ ही जाँच पड़ताल करने आया हूँ कि किस प्रकार की व्यवस्था है और किस प्रकार से प्रशासन कार्य कर रहा है। तो इस बारे में क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर से मैंने पहले भी बता चुका कि चूंकि मुख्यमंत्री का ये गृह जनपद है, इसलिए मुख्यमंत्री यहाँ बराबर आते जाते रहते हैं। तो निश्चित तौर से जिस तरह से वो कभी भी गोरखपुर पहुंचते हैं और गोरखपुर में जिस तरह से तमाम कार्यों का निरीक्षण करते हैं, लोकार्पण करते हैं, तो और लोगों से खुद रूबरू होते हैं, तो निश्चित तौर से ये कहीं ना कहीं बात जानी मानी सी होती है कि वो एक विधायक के तौर पर ही गोरखपुर में लोग उन्हें जैसे हैं तो मुख्यमंत्री, लेकिन जिस तरह से उनका रवैया होता है, लोगों से मिलते हैं, जो उनका कार्य प्रणाली होता है, निश्चित तौर से कहीं ना कहीं बहुत ही शानदार होता है। आम जनमानस में इसका एक उच्चतम संदेश भी जाता है, जिससे लोग यही कहते हैं कि मुख्यमंत्री हो तो ऐसे ही हो, जो जरा सा भी उनको मिलने से लोगों पहुंचने तक, चाहे वो जनता दरबार हो, चाहे कोई कार्यक्रम हो। अभी रात में ही देख लीजिए, रैन बसेरों का निरीक्षण करने के बाद वो गरीबों में कंबल वितरित किए, लोगों से हाल चाल जाना, तो निश्चित तौर से ये कहीं ना कहीं ये बड़ी उपलब्धि है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस तरह के जब भी कार्यक्रम करते हैं तो लोगों से खुद वो मिलते रहते हैं। जी बिल्कुल, देखा जाए तो लगातार मुख्यमंत्री गोरखपुर का दौरा करते रहते हैं और जाहिर तौर पर जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन होता है जब, तो कहीं ना कहीं जनता को भी इससे सहूलियत मिलती है और जो भी काम उनके नहीं हो रहे होते हैं तो मुख्यमंत्री खुद उन्हें मौके पर ही निस्तारण करने के आदेश देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन है, जिसमें आज पूजा अर्चना करने के बाद मंदिर में ही मुख्यमंत्री जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। इसके अलावा भी कई ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होते नजर आएंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वहीं जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान जनता से उनकी परेशानियों के बारे में भी जानेंगे। और रुकेंगे यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों की ओर बढ़ेंगे। प्रयागराज से अहम खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर 250 बंदी जेल से देंगे यूपी बोर्ड की परीक्षा। इस बार 257 बंदी यूपी बोर्ड की परीक्षा देंगे और प्रदेश के 8 जिलों की जेलों में बंद है बंदी। इनके लिए जेलों में ही परीक्षा केंद्र भी बनाया गया है। 10वीं में 118 और 12वीं में 139 बंदी पंजीकृत हैं और जेल अधीक्षक ही केंद्र व्यवस्थापक होंगे। बंदियों के लिए यूपी बोर्ड अलग से तैयारी कर रहा है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर बंदियों के लिए अलग से यूपी बोर्ड तैयारी कर रहा है, यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें। और प्रयागराज से खबर, 250 बंदी जेल से यूपी बोर्ड की परीक्षा देंगे। प्रयागराज से अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दसवीं में 118 और 12वीं में भी विद्यार्थी पंजीकृत। जेल अधीक्षक ही केंद्र व्यवस्थापक भी होंगे। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और बंदियों के लिए यूपी बोर्ड अलग से तैयारी कर रहा है। तो बंदियों के लिए यूपी बोर्ड अलग से कर रहा है तैयारी। प्रयागराज से खबर, 250 बंदी जेल से यूपी बोर्ड की परीक्षा देंगे। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इस बार 257 बंदी यूपी बोर्ड की परीक्षा देंगे।
विनय मिश्रा हमारे साथ में इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। विनय, प्रदेश के 8 जिलों में आपको बता दें कि जो जेल में बंदी हैं वो परीक्षा देते हुए नजर आएंगे। इसको लेकर विशेष तैयारी भी कर ली गई है। पूरी जानकारी क्या है आपके पास? जी गरिमा, हम आपको बता दें कि करीब 250 बंदी जेल से ही बोर्ड परीक्षा में इस बार शामिल होंगे। और यह प्रदेश की 8 जिलों की जेलों में बंद हैं। इनके लिए जेलों में ही परीक्षा केंद्र बनाया गया है। 10वीं में 118 और 12वीं में 139 बंद कैदी पंजीकृत हैं। जेल अधीक्षक ही केंद्र व्यवस्थापक रहेंगे। जी बिल्कुल, साफ तौर पर पूरी तरीके से जेल अधीक्षक ही व्यवस्थापक रहेंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं जिम्मेदारी काफी ज्यादा होने वाली है जेल अधीक्षक की भी। जी बिल्कुल, इस जो है परीक्षा प्रणाली से जो है बड़ी जिम्मेदारी केंद्र व्यवस्थापक के रूप में जेल अधीक्षकों की होगी। और हम बता दें कि इस बार जो है बोर्ड परीक्षा बकायदा ये 8 जिलों की जेलों में ये व्यवस्था करने जा रहा है। जी बिल्कुल, अलग अलग क्या आंकड़े सामने आ चुके हैं कि किस जेल से कौन से बंदी परीक्षा देने वाले हैं? इसको लेकर अलग अलग जेलों में क्या अलग से परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा? किस तरीके की व्यवस्था होगी? क्या उस तरह का कोई जानकारी मिल पाई है अब तक? जी हम आपको बता दें कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा में सबसे अधिक 69 बंदी गाजियाबाद की जेल से शामिल होंगे। इसमें 10वीं में 27 और 12वीं में परीक्षा में शामिल होने वाले बंदियों की संख्या 42 है। इंटरमीडिएट में 1 महिला बंदी और 41 पुरुष बंदी होंगे शामिल। इसके अलावा जिला कारागार फिरोजाबाद से कुल 51 बंदी परीक्षा देंगे। इसमें 10वीं में 20 और 12वीं में 31 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इसी प्रकार केंद्रीय कारागार बरेली से 10वीं में 26 और 12वीं में 16 बंदी शामिल होंगे। आदर्श कारागार लखनऊ में 27 बंदी और 10वीं में 24 पुरुष व 3 महिला परीक्षार्थी होंगे शामिल। केंद्रीय कारागार फतेहगढ़ और फर्रुखाबाद की अगर बात करें तो 10वीं में लगभग 13 यानी कुल 23 परीक्षार्थी शामिल होने की बात कही गई है। जिला कारागार वहीं बांदा की अगर बात करें तो 3 परीक्षार्थी और बोर्ड परीक्षा देंगे। इसमें 10वीं व 12वीं में 2 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इसी प्रकार जिला कारागार गोरखपुर से 6 और केंद्रीय कारागार वाराणसी से 9 बंदी बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। जी ठीक है, यानी पूरी तरीके से जानकारी जो है वो सामने आई है और अलग अलग आंकड़े भी सामने आ चुके हैं कि जेल से कितने बंदी इस बार परीक्षा में भाग लेने वाले हैं। वरना ये भी जानना चाहेंगे कि आपने कहा कि देखिए अलग से व्यवस्था की जाएगी उनकी परीक्षा देने को लेकर, खासतौर पर कक्ष भी तैयार किए जा सकते हैं। लेकिन क्या इन परीक्षाओं से पहले जो बंदी हैं जो इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी के लिए भी कोई विशेष इंतजाम है क्या? ऐसी कोई जानकारी मिली है? जी आपको बता दूं कि यूपी बोर्ड बकायदा इन बंदियों के लिए परीक्षा केंद्र जेलों में ही बना रहा है और इसके लिए बकायदा इनकी जो है तैयारियां भी कराई जा रही हैं, जो कि ये न लगे कि कोई भी बंदी जो है अछूता रह जाए, कोई परीक्षा देने न पावे, उनके विकास में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न न हो। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मैंने आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हमारे दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो इस बार 257 बंदी यूपी बोर्ड की परीक्षा देते हुए नजर आएंगे। प्रदेश के 8 जिलों की जेलों में बंद है बंदी और ये परीक्षा देते हुए नजर आएंगे। आम खबर आपको हम बता रहे हैं, इसके लिए जेलों में परीक्षा केंद्र भी बनाए जाने की बात सामने आ रही है। दसवीं में 118 और 12वीं में 139 बंदी पंजीकृत हैं। आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जेल अधीक्षक ही केंद्र व्यवस्थापक होंगे और बंदियों के लिए यूपी बोर्ड अलग से तैयारी कर रहा है। तो बंदियों के लिए यूपी बोर्ड अलग से कर रहा तैयारी। आम खबर आपको हम बता दें, फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम अयोध्या से बताते हैं, जहां इंडिगो की पहली फ्लाइट दिल्ली से अयोध्या पहुंची है। एयरपोर्ट पर दिल्ली से आए यात्रियों का स्वागत हुआ है। यूको बैंक के अधिकारियों व कर्मचारियों ने किया स्वागत। यात्रियों को पुष्प और गिफ्ट देकर स्वागत किया है। एयरपोर्ट पर पहुंचकर उत्साहित दिखे हैं यात्री। इंडिगो की फ्लाइट से ही राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा व केंद्रीय मंत्री महेंद्र पांडे भी पहुंचे अयोध्या और विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने एयरपोर्ट पर स्वागत किया है। एयरपोर्ट पर पहुंचकर उत्साहित दिखे हैं यात्री और 1:15 पर पहुंची थी इंडिगो की फ्लाइट। 2 बजे अयोध्या एयरपोर्ट से ही दिल्ली के लिए हुई थी रवाना। अयोध्या के यात्री दिल्ली के लिए हुए रवाना और पीएम मोदी सीएम योगी की जमकर उन्होंने तारीफ भी की है और 30 दिसंबर को पीएम मोदी ने महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था।
और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आरपी सिंह जुड़ चुके हैं अयोध्या से। आरपी, फ्लाइट्स की शुरुआत हो चुकी है, यात्रियों का आवागमन जो है वो भी शुरू हो चुका है और काफी उत्साहित नजर आए हैं यात्री। इसके साथ ही प्रधानमंत्री की जमकर उन्होंने इस यात्रा के दौरान तारीफ भी की है। जी गरिमा जी, बताना चाहेंगे कहीं न कहीं विश्व को जोड़ने के लिए जो सूबे के मुखिया योगीनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सपने थे वो साकार हो रहे हैं रामनगरी अयोध्या में। और जो आने वाले श्रद्धालु जिसको दिक्कत होती थी वो सीधे रामनगरी अयोध्या में उतर रहे हैं। कल जो है नृपेंद्र मिश्रा जी और यहाँ के विधायक सांसद जितने लोग थे गए हैं, स्वागत सम्मान किए। तो कहीं न कहीं रामनगरी अयोध्या को राममय बनाने के लिए पूरी तरीके से यहाँ का अधिकारी लोग, जनता भी यहाँ पे जितने लोग आए हुए हैं पहले गए, यहाँ के आम जनमानस ने भी स्वागत सम्मान किया और भगवान राम के जयकारों से पूरी अयोध्या गूंजी है। तो ये कहीं रामनगरी अयोध्या को ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरा जो महकमा जुटा हुआ है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर काफी उत्साहित यहाँ पर आम जनता नजर आई हो। और देखिए आरपी, प्राण प्रतिष्ठा से पहले ये बड़ी सौगात जो प्रधानमंत्री की ओर से अयोध्या वासियों को सौंपी गई, कहीं ना कहीं ये सभी देशवासियों के लिए सौगात के तौर पर है, क्योंकि देशवासियों के लिए भी अब अयोध्या पहुंचना काफी आसान हो गया है। जो हवाई रास्ता भी साफ हुआ, हवाई माध्यम से यहाँ पर सफर आसान किया जा सका है इस एयरपोर्ट के बनने के बाद से, तो कहीं ना कहीं ये सौगात है एक बड़ी। जी गरिमा जी, बताने का ये देशवासियों के लिए, विश्ववासियों को, विश्व के लोगों के लिए सबसे बड़ी सौगात है। जो लोग बाहर से आना चाहते थे सीधे रामनगरी अयोध्या में प्रवेश करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये विश्व पटल पे जो है, चाहे अमेरिका का हो, चाहे जो बाहर के लोग आते थे वो कहीं ना कहीं दूसरा दिल्ली उतरते थे, फिर लखनऊ उतरते थे, तब यहाँ पहुंचते थे। ये कहीं ना कहीं विश्व का एक ऐसा चीज जो विदेश के लोग आ जाते हैं रामनगरी अयोध्या में बराबर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी सौगात है ये। और भारतवासियों के लिए तो ये बहुत बड़ी सौगात है। जो लोग का नाम जल्दी आना जाना चाहते थे उनके लिए तो बहुत बड़ी व्यवस्था की गई है रामनगरी अयोध्या के लिए। जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर इंडिगो की पहली फ्लाइट उधौली से अयोध्या पहुंची है, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रायबरेली से खबर आपको हम बताते हैं, जहां जन्मदिन पार्टी में अवैध असलहों के साथ डांस किया गया है। 6 युवकों के द्वारा अवैध असलहों के साथ डांस किया गया। असलहा लेकर डांस करने का वीडियो भी वायरल हो गया है। और वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप। पचरावा क्षेत्र के पश्चिम गांव का वीडियो बताया जाता है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर असलहा लेकर डांस करते हुए वीडियो वायरल हुआ। और इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर असलहा लेकर डांस करता नजर आया है ये युवक। और 6 युवकों के द्वारा अवैध असलहा लेकर बर्थडे पार्टी में डांस किया जा रहा था। लेकिन अब ये वीडियो वायरल होने के बाद इन युवकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। और यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रायबरेली से खबर, जन्मदिन पार्टी में असलहा लेकर डांस करते नजर आए हैं युवक। और 6 युवकों के द्वारा अवैध तरीके से असलहा लेकर डांस किया जा रहा है। अगली खबर भी आपको हम रायबरेली से ही बताते हैं, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला का शव मिला है। कमरे में फांसी के फंदे पर लटका मिला शव और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। शिवगढ़ थाना क्षेत्र के कोटवा गांव की ये पूरी घटना है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं और शिवगढ़ थाना क्षेत्र के कोटवा गांव की ये पूरी घटना है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
कमरे में फांसी के फंदे पर लटका मिला शव। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और शिवगढ़ थाना क्षेत्र के कोटवा गांव की है पूरी घटना। तो शिवगढ़ थाना क्षेत्र के कोटवा गांव की ये पूरी घटना हम आपको बता रहे हैं। और संदिग्ध परिस्थितियों में मिला महिला का शव। अगली खबर बस्ती से आपको हम बताते हैं, जहां पर जिला अस्पताल में भरभरा कर गिरी सीलिंग। इमरजेंसी वार्ड में सीलिंग गिरने से मरीज के घायल होने की बात सामने आई है। और अचानक से आपको बता दें कि सीलिंग गिरने से मरीजों में हड़कंप मच गया। जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड का पूरा मामला है। तो जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड का पूरा मामला है, जहां अचानक से भरभरा कर गिरी सीलिंग, जिससे हड़कंप मच गया। और बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, और ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, अचानक से सीलिंग गिरने से मरीजों में हड़कंप मच गया। और यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर जिला अस्पताल में भरभरा कर गिरी सीलिंग। तो जिला अस्पताल में भरभरा कर गिरी सीलिंग, बड़ी खबर आपको हम बता दें। और अगली खबर अमेठी से है, जहां पर मामूली कहासुनी में खूनी संघर्ष हुआ है। दो पक्षों में उपजा विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया और दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई और गोलियां भी चली हैं। दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई और गोलियां भी चली हैं। मारपीट के दोनों पक्षों की तरफ से 4 लोगों के घायल होने की बात सामने आई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा है। और पुलिस ने आपको बता दें कि दोनों तरफ से तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मोहनगंज के राम सिंह का पुरवा गांव का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। तो राम सिंह के पुरवा गांव का ये पूरा मामला, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें इस वक्त की अहम खबर। मारपीट में दोनों पक्षों की तरफ से 4 लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। और सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा है। तो सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा है। पुलिस ने 2 तरफ से तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो पुलिस ने 2 तरफ से तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया। आज रात्रि में थाना मोहनगंज के ग्राम राम सिंह का गांव में 2 पक्षों के बीच फायरिंग व मारपीट की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घायलों को इलाज के लिए भेजा गया। इस घटना में कुल 3 लोग घायल हुए हैं। दोनों पक्षों द्वारा तहरीर दी गई है, अभियोग पंजीकृत किया गया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कोरिया जिला मुख्यालय में डीएम फंड से 3 करोड़ और 14 लाख रुपए से बन रहे इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य अटक गया है। कोर्ट में स्टे के कारण निर्माण कार्य में देरी हो रही है और मामले में अब कोर्ट से फैसला जब तक नहीं आता तब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाएगा। और मामला कोर्ट में होने के चलते टेंडर की डेडलाइन पूरी होने के बाद गृह निर्माण मंडल ने टेंडर को क्लोज कर दिया है और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का 10% निर्माण कार्य हो चुका है। करीब 6 महीने निर्माण चलने के बाद कोर्ट स्टे के चलते साल भर से निर्माण बंद है। अब नगरवासी कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं।
देखिए हमारे बैकुंठपुर शहर का बहुत बड़ा ही नुकसान है इससे कि प्रशासन के द्वारा एक बहुत ही अच्छा हमारे कोरिया जिले को बैकुंठपुर को सौगात मिली थी कि जहां पर बच्चों को खिलाड़ियों को खेलने की संपूर्ण व्यवस्था थी, किंतु कुछ स्वार्थी लोगों के द्वारा उसको आपत्ति लगाकर उसके काम में विघ्न पैदा किया जा रहा है। जबकि कोरिया बचाओ मंच, नागरिक एकता मंच ने उस जमीन के लिए 3 महीना आंदोलन किया, न्यायालय तक हम लोग गए और जिसने दान दिया 3 बार, आज उस व्यक्ति ने फिर उस जमीन के बारे में अपना हक जतलाते हुए उस जमीन पर स्टे लगाया है, जो कि मुझे लगता है कि समाज हित और जनहित में हम कुछ अभी जमीन इशू चल रहा है, जमीन विवाद की वजह से काम रुका हुआ है और ये इसमें कोर्ट के स्टे के बाद हमने इसको क्लोज भी कर दिया, टेंडर क्लोज हो गया, जो ऊपर से आदेश आया था उसके हिसाब से क्लोज कर दिया। किस कारणवश किया गया सर? इसमें कुछ जमीन विवाद चल रहा है। एक्चुअली इसमें अभी जिसकी जमीन थी तो वो अभी क्लेम कर रहे हैं कि मेरी जमीन है। खबर है रायपुर से, जहां संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि कार्यकर्ता और आम जनता की ओर से मुख्यमंत्री, अध्यक्ष और निर्वाचित जनप्रतिनिधि प्रदेश प्रभारी ओम माथुर इन सब का सम्मान और अभिनंदन किया जाएगा। हमारी तरफ से जनता को आभार व्यक्त किया जाएगा। जनता ने बीजेपी की सरकार बनाने के लिए जो समर्थन और सहयोग दिया है उसके एवज में हम अब उनका अभिनंदन कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर गड़बड़ी नहीं हुई है तो उनको डरने की बात क्या है, और गड़बड़ी है तो ईडी हो या फिर आईटी डिपार्टमेंट हो, ये सब तो जांच तो करेंगे ना, कि तो ऐसे ही छोड़ दें। उसके लिए तो एजेंसियां बनी हैं तो अपना काम वो करेंगे। उनके जो दायरा है, संवैधानिक जो उनको अधिकार जो प्रदत्त है उसके तहत ही तो कार्रवाई करेंगे। मोदी की गारंटी यानी विकसित भारत यात्रा के साथ आज फरीदाबाद की वल्लभगढ़ विधानसभा के वल्लभगढ़ दशहरा ग्राउंड पर लाभार्थियों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है और इसे एक छत के नीचे विभाग के अधिकारी लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं। हजारों के लाखों लोगों को घर बैठे ही फायदा भी पहुंचा रहे हैं। यात्रा में लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है, तो वहीं लोगों की समस्याओं का समाधान मौके पर ही किया जा रहा है। ममता जी क्या कहना चाहेंगी कि सरकार ये काम करे, कितना अच्छा है? अभी तो बहुत अच्छा है, लेकिन पता हमें जब भी लगेगा जब ये सभी चीजें हमें मिलने लगेंगी। एक बार मिल जाए उसके बाद ही राइट फीडबैक दे सकते हैं। अभी तो हम कुछ नहीं बोल सकते। हाँ, अभी काम हो रहा है। काम हुआ क्या? अभी मैंने तो यहाँ पर उज्ज्वला के लिए फॉर्म फिल किया है कि एलपीजी गैस सिलेंडर मिल जाए, क्योंकि मेरे पास है नहीं। अभी ये कह रहे कि एक हफ्ते में आपके फोन आएगा कि मिलेगा आपकी एजेंसी की नियत, तो लेट्स सी मिलता है या नहीं। कितना अच्छा कर रही है सरकार काम? अभी तो अच्छा है, लेकिन लास्ट फीडबैक तो आफ्टर मिल जाए उसके बाद ही है। आगे जी क्या कहना चाहेंगे, जो कैंप लग रहे हैं कितना अच्छा है? बहुत अच्छा है जी, बढ़िया कर रही है सरकार और टेस्ट कर रही है वो। तो सीजली कितना अच्छा हो रहा है ये सरकार जो कर रही है? जी बहुत अच्छा है। जिन लोगों के लिए ये धुएं से प्रॉब्लम होती है, गांव की लेडीजों को उनकी आंखों तक की रोशनी तक में प्रॉब्लम हो जाती है, उन सबको बहुत बेनिफिट होगा इससे। ममता जी क्या कहना चाहेंगी कि सरकार ये काम? पटियाला पुलिस की ओर से लॉरेंस गांव के नजदीक जग्गू तुर्कूट के 2 साथियों को पुलिस ने हथियारों समेत गिरफ्तार किया, जिनके पास से 2 पिस्टल, 32 बोर की और इसके साथ ही 315 बोर के बरामद किए गए हैं। और एसएसपी पटियाला वरुण शर्मा जानकारी देते हुए कहा कि मोगा में कबड्डी खिलाड़ी पर हमला करने में दोनों शूटर मुख्य थे। उन्होंने बताया कि जग्गू धुकोट जो विदेश में बैठा था वहीं पर बैठकर इस वारदात को अंजाम देता था। और एसएसपी वरुण शर्मा ने कहा कि ये पटियाला में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश में थे और पुलिस है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। मानयोग डीजीपी पंजाब ਅਤੇ डीआईजी ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੇਠ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ ਐਂਡ ਉਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ 2 ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ
किसानों द्वारा केंद्र सरकार से अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चे के 18 किसान यूनियन की ओर से पंजाब के बरनाला में महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पंजाब के अलावा दूसरे राज्यों से किसान पहुंच रहे हैं। तो वहीं मोगा से भी सैकड़ों किसान आज बरनाला के लिए रवाना हुए हैं। किसानों ने कहा कि आज की महापंचायत सरकार को चेतावनी की है और अब भी केंद्र सरकार ने अगर हमारी मांगे नहीं पूरी की तो 13 फरवरी को पंजाब भर के किसान दिल्ली की ओर रवाना होंगे और प्रदर्शन किया जाएगा। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।